हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका आलोक जीएस एकेडमी के प्रीलिम्स के ब्रह्मास्त्र सीरीज में, जो कि एक हमारा नया इनिशिएटिव है जिसमें हम चर्चा करते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों पर डिस्कशन करते हैं। आज का हमारा सेशन 3 है। इस सीरीज में हमारी कोशिश होती है कि हम लगभग 10 पिछले वर्ष के क्वेश्चन आपके साथ डेली डिस्कस करें और हमारा 10 साल के पिछले जो पीवाई क्यूज है उन पर हम डिस्कशन करें, जिसमें हम अप्रोच देखेंगे क्वेश्चंस की, साथ ही एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या एक्सपेक्टेशन है उस एग्जामिनर की उस क्वेश्चन को रखते हुए, वो रैशनल क्या है उस क्वेश्चन के पीछे, क्या वो करंट का क्वेश्चन है स्टैटिक का। और इस तरह से हम पिछले 10 वर्षों के पीवाई क्यूज देखेंगे तो लगभग 1500 से ज्यादा टॉपिक्स को हम रिवाइज भी करेंगे। तो चलिए इस चर्चा शुरू करते हैं थर्ड सेशन में। पिछले 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं 2013 के दो सेशन में। 21 क्वेश्चन जो है वो है, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं: सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्य राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, या किसी राज्य की सहमति के बिना। पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। अगर आप इसको ढंग से देखें तो संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां होती है, इंटरनेशनल जो ऑब्लिगेशन होती हैं, क्योंकि वो देश की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, किसी अन्य देश के साथ होती है, और ऐसे में भारत के किसी भाग में या संपूर्ण भारत में उसको लागू करना है सभी राज्यों, ये पहला स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत होता है कि सभी राज्यों की सहमति से, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेसी है, कोई ऑटोक्रेसी या मोनार्की सिस्टम नहीं है कि सभी राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार है। तो उसमें डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, डिबेट्स हो सकती है, डिस्कशंस हो सकते हैं। ऐसे में सभी राज्यों की सहमति वाला तो ऑप्शन बनता ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये इस तरह के स्टेटमेंट रखने की कभी सोची भी नहीं होगी। दूसरा जो आता है बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, ये स्टेटमेंट है 368 के लिए, जब अमेंडमेंट बिल लाया जाता है और जो फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, तो वहां पर आधे से अधिक 51% या 50% प्लस राज्यों की सहमति चाहिए होती है, सिंपल मेजोरिटी के रूप में, संकल्प पत्र के रूप में। और संबंधित राज्यों की सहमति से अंतर्राष्ट्रीय संधियों को अगर लागू करना है तो संबंधित राज्यों की सहमति। तो इसमें जो वाजिब स्टेटमेंट निकल के सामने आ रहा है, जिसका लिए वजह कहता है कि बिना किसी राज्य की सहमति से, उसका कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने का जो ऑब्लिगेशन है वो संसद के ऊपर है। ऐसे में अगर कोई राज्य की सहमति लेनी पड़े और वो नहीं हो पाए, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू नहीं किया जाएगा? तो इसलिए हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे, अगर आप उनके इंटेलेक्ट को सोचें, अगर उस लहजे में अगर आप उनको इमेजिन करने की कोशिश करें, तो आप समझ पाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए अगर कोई प्रावधान रखा भी गया होगा, अगर आपको नहीं भी पता है, तो लगभग वो जो बेस्ट प्रावधान समझ सकता है वो ये है। और इसका सही आंसर है बिना किसी राज्य की सहमति से, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया, इसके बारे में अगर आप चर्चा करें, संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 253, 253, जो कि पार्ट 11 में है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, जो केंद्र राज्य संबंध है उनमें, जिसमें कहा गया है कि किसी भी तरीके का कोई ट्रीटी है, कोई इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, कोई एग्रीमेंट है जो कि सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है, तो उस एग्रीमेंट को लागू करना है, उसके लिए कोई विधेयक बनाना है, कोई लेजिस्लेशन लाना है, लेजिस्लेशन। तो ऐसे में ये पावर दी गई है इस अनुच्छेद के तहत, संविधान के तहत, किसको? संसद को। और क्या पावर दी गई है कि संसद कोई भी लॉ बना सकती है, एनी लॉ, किसी भी पार्ट के लिए बना सकती है, एनी पार्ट ऑफ इंडिया, और या कंप्लीट इंडियन टेरिटरी के लिए बना सकती है। और किसी भी तरीके की एनी ट्रीटी, किसी भी तरीके की कोई ट्रीटी के लिए, कोई कन्वेंशन के लिए इस तरह का लॉ बनाया जा सकता है, या किसी तरह का कोई निर्णय लिया गया है किसी एसोसिएशन में या किसी कॉन्फ्रेंस में, तो उसके लिए संसद पूरे देश के लिए या किसी पार्ट के लिए कानून बना सकती है। ये आर्टिकल 253 में कहा गया है। अब ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि आपको शायद पता होगा, यूएन का एक कन्वेंशन था, यूएन कन्वेंशन, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक कन्वेंशन था यूएन का, जो कि अक्टूबर 2003 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने साइन किया था। भारत की अगर बात की जाए तो भारत ने इस कन्वेंशन पे साइन किया था 2005 में, और मई 2011 में भारत ने इसको रेटिफाई किया था, अनुसमर्थित किया था। अब जब अनुसमर्थित किया था, रेटिफाई कर दिया था, तो अब इसके लिए बिल लाना जरूरी था, और ऐसे में सरकार के द्वारा फिर लोकपाल लोकायुक्त बिल लाया गया 2012 में, लोकायुक्त एंड लोकपाल बिल, ये विधेयक आया था 2011 में। अब 2011 में जब ये विधेयक लाया गया, तो उस समय काफी डिबेट निकल के सामने आई इस बिल के लिए, कि जो लोकपाल वाला मैटर है, ये सेंटर का मैटर है, और लोकायुक्त वाला जो मैटर है ये स्टेट का मैटर है, तो स्टेट ही इसके लिए कानून बनाए, स्टेट ही लोकायुक्त अपॉइंट करे। इसको लेके काफी डिबेट चल रही थी, फेडरल स्ट्रक्चर को लेके, सेंट्रल स्टेट रिलेशन में, और काफी डिबेट हुई अपोजिशन गवर्नमेंट में भी, उस टाइम बीजेपी अपोजिशन में थी। तो अरुण जेटली साहब ने, जो कि
लेट श्री अरुण जेटली, इनका स्वर्गवास हो चुका है। तो अरुण जेटली, ये उस समय लोग अपोजिशन में थे, और इनकी तरफ से ये एडवाइस दी गई थी कि आप आर्टिकल 250 के तहत इस लोकपाल बिल को पास कीजिए, जो कि यूपीए गवर्नमेंट उस टाइम सत्ता में थी। और 252 में क्या कहा गया है आर्टिकल 250 टीम टू में, कि दो और दो से अधिक जो राज्य होंगे, टू और टू प्लस, दो या दो से अधिक राज्य एक संकल्प ले सकते हैं, संकल्प पारित कर सकते हैं और संसद से अनुरोध कर सकते हैं कि संसद उनके लिए राज्य सूची पर जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट से रिलेटेड किसी चीज पर कोई कानून बनाए। तो ये 252 की इन्होंने उस टाइम बात की थी। लेकिन ये मेन चीज 253 उस टाइम न्यूज में था, इसलिए क्वेश्चन आया गया, क्योंकि अगर आप देखें तो ये देखिए, ये मार्च 27 2012 की न्यूज है। तो अब 253 के तहत जब कोई भी कानून बनता है, तो वो हेल्थ, जैसे हेल्थ अगर हम बात करें, हेल्थ स्टेट लिस्ट में आता है, लेकिन अगर कोई कन्वेंशन और किसी तरह का एग्रीमेंट सरकार ने जो कि मान लिया है किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तहत, किसी ट्रीटी के तहत, तो उस पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है संसद को। इसके लिए क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर है बिना किसी राज्य की सहमति के संसद लागू कर सकती है कानून बना के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ग्रासलैंड का, घास स्थलों का। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? इन द ग्रासलैंड, ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेज एज ए पार्ट ऑफ एन इकोलॉजिकल सक्सेशन बिकॉज ऑफ। कारण क्या है उसका? ए बी सी डी, चार कारण इन्होंने दिए। अगर हम बात करें सबसे पहले इकोलॉजिकल सक्सेशन की, ये इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है? ये एक यूनिडायरेक्शनल चेंज होता है, जिसमें क्या होता है कि एक समुदाय रिप्लेस करता है दूसरे समुदाय को, कब तक? जब तक कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जिसको कि चरम समुदाय कहा जाता है, कि चरम समुदाय प्राप्त नहीं हो जाता। इसका सीधा सा एग्जांपल है, जैसे ये बेर रोक है। अब ये बेर रोक है, बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी ना कोई पेड़ पौधे, बिल्कुल न्यू, जिसको वो कहते हैं बेर रोक है। अब इसमें पायनियर स्टेज स्टेज के रूप में पायनियर कम्युनिटी आएगी सबसे पहले, जिसको अग्रणी कम्युनिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले कौन आएगा वो अग्रणी कम्युनिटी? तो लाइकेंस, लाइकेंस यहाँ पे जमना शुरू होंगी। धीरे धीरे फिर इसमें लाइकेंस के बाद और काइया जमना शुरू होगी। उसके बाद पेरेनियल हर्ब्स आ जाएंगी, ग्रासेज आ जाएंगी। और उसी तरह से फिर सक्सेशन होते हुए ग्रासेज के बाद इनटॉलरेंट ट्रीज, शेड इनटॉलरेंट ट्रीज आ जाएंगे। फिर उसके बाद शेड टॉलरेंट ट्रीज आ जाएंगे। तो इस तरह से सक्सेशन चलता है, एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी प्रतिस्थापित करती है। और अनुक्रमण, जिसको पारिस्थितिक अनुक्रमण बोला जाता है। ये जो स्टेजेज होती हैं इनकी, जो अलग अलग स्टेज होती है, एक स्टेज से दूसरी स्टेज, इन स्टेजेस को बोला जाता है सीरीज। SERES, सैरी भी बोलते हैं इनको, सीरीज। और जिस तरह से हम इधर से इधर चलते हैं, ये जो क्रम होता है, पायनियर स्टेज से लेके पायनियर कम्युनिटी से, जो अग्रणी कम्युनिटी है, उससे लेके क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जो फाइनल कम्युनिटी होती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, कि इसके बाद अब इकोलॉजिकल सक्सेशन नहीं होगा, ये चरम समुदाय होता है। तो यहाँ से जब हम इधर की तरफ चलते हैं, तो इसमें उत्पादकता, जिसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी। दूसरा है डाइवर्सिटी, यहाँ पर आपको एक ही तरह की, दो तरह की ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, यहाँ पर ये डाइवर्सिटी बढ़ती चली जाती है। तो ये डाइवर्सिटी ये बढ़ेगी। साथ ही न्यूट्रिएंट का शिफ्ट, जो मिनरल्स होंगे उनका शिफ्ट बढ़ेगा, न्यूट्रिएंट शिफ्ट बढ़ेगा इधर से इधर जाते हुए। और जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये बढ़ेगी। तो प्रोडक्टिविटी, डाइवर्सिटी, न्यूट्रिएंट शिफ्ट और कॉम्प्लेक्सिटी, ये चारों चीज जब हम पाइनरी स्टेज से लेके क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक जाते हैं तो बढ़ती जाती हैं, क्योंकि डाइवर्सिटी बढ़ेगी तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, कई तरह के डाइवर्स स्पीसीज उसमें सामने आ जाएंगे। ये सक्सेशन दो तरह का होता है, एक प्राइमरी सक्सेशन होता है, एक सेकेंडरी सक्सेशन होता है। प्राइमरी सक्सेशन तो होता है, जैसे कि हम देखें, ये बेयर रॉक, बेस प्लेन पे, बिल्कुल न्यू रॉक पे, ठीक है, जो लाइकेन के रूप में होता है, मोस के रूप में होता है, बैक्टीरिया के रूप में होता है, माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म इनके रूप में होता है। लेकिन अगर बात करें सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी होता है कुछ सालों के बाद, अगर जैसे ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी पहुंच गया, अब यहाँ पर कोई डिस्ट्रक्शन हो जाता है, किसी तरह का भूकंप आ जाता है, ज्वालामुखी आ जाता है, ये डिस्ट्रक्ट हो जाता है, तो उसके बाद पेड़ पौधे से ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी मिट्टी में वो मिनरल्स वगैरह रहेंगे, तो ऐसे में ये जो सोइल डेवलप्ड सोइल है उसके ऊपर दोबारा से होता है। यहाँ पे सोइल डेवलप नहीं है, यहाँ पे सोइल डेवलप होगी बेयर रॉक पे, उसके बाद लाइकेंस आएंगे, ये आएंगे। लेकिन ये सेकेंडरी सेक्शन होता है इस तरह से, ये कि पार्शियली डिस्ट्रक्ट या कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट जो कम्युनिटी होती है वहां से शुरू होता है, और बेड डेवलपमेंट सोइल होता है। तो इसीलिए प्राइमरी जो सक्सेशन होता है ये शुरुआत से शुरू होता है, इसको टाइम लगता है, फास्टर नहीं होता। लेकिन जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है, ये सेकेंडरी सक्सेशन एक वेल डेवलप्ड सोइल से शुरू होता है, इसलिए ये तेज होता है, फास्टर ज्यादा होता है। और ग्रासेज की अगर हम बात करें, जो घास मैदान है, इनके साथ दो चीजें बहुत ज्यादा इनकी फेवर में काम करती हैं। एक है ड्राइनेस,
क्योंकि ये सूखती हैं, ड्राई होती हैं और आग लग जाती है, फायर। और इस फायर की वजह से क्या होता है, इस आग की वजह से जो दूसरे अन्य जो प्लांट्स होते हैं या सीड्स होते हैं, ये खत्म हो जाते हैं। और साथ ही अगर ये घास ग्रास लैंड जो इकोसिस्टम है, ये घासें हैं, ये अगर उस जगह पे है जहाँ पे रेनफॉल काफी स्केंटी है, मतलब बहुत कम बारिश होती है, तो ऐसे में तो प्लांट जो ग्रोथ है वो हो ही नहीं पाएगी। प्लांट ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी, प्लांट ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम ही कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इसलिए जितने भी मोस्टली इकोसिस्टम है उनमें फॉरेस्ट जो होते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी होते हैं, चरम समुदाय, लेकिन ग्रासलैंड इकोसिस्टम में चरम समुदाय होते हैं, ग्रासेज। तो इस क्वेश्चन का अगर हम अब आंसर देखें, तो इसमें पूछा गया कि कई सारे ग्रासलैंड में ट्रीज जो होते हैं रिप्लेस नहीं कर पाते ग्रासेस को एज ए पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। उसका कारण क्या है? कीटो के कारण? बिल्कुल नहीं, इंसेक्ट फंजनी। सीमित सूर्य के प्रकाश पोषक तत्वों की कमी के कारण? एक कारण हो सकता है। जल की सीमाओं एवं आग के कारण? जो सबसे इंपॉर्टेंट या प्रोमिनेंट रीजन जो बनता है वो है जल की सीमा और आग के कारण, क्योंकि जल नहीं होता इसके कारण से उनकी ग्रोथ नहीं होती, और आग के कारण से वो प्लांट जो होते हैं बहुत छोटे में ही या सीड रूप में ही खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 23, उसमें पूछा गया है पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में, घटती उत्पादकता के क्रम में, तो घटती उत्पादकता के क्रम में इनका सही अनुक्रम कौन सा है, ये पूछा गया है। प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिव होती है ऑर्गेनिक मैटर का जो रेट है बनने का, बायोमास, इसको कहते हैं बायोमास या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक मैटर बनने का जो रेट है, दर है, उसको प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। और ये दो तरह की होती है प्रोडक्टिविटी, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। एक होता है कि अमाउंट ऑफ बायोमास जो प्रोड्यूस होता है पर यूनिट एरिया में, कि एक यूनिट एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस करके जो जिस अमाउंट का बायोमास प्रोड्यूस होता है उसको प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है प्राइमरी प्रोडक्शन से होने के बाद, प्राइमरी प्रोडक्शन के बाद जो सेकेंडरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। और इसमें मेनली देखा जाता है कि मतलब इसका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सीधा सा मतलब होता है कि कितना फूड प्रोड्यूस किया गया ऑटोट्रोफ्स के द्वारा, जो कि प्रोड्यूसर कम्युनिटी जिनको बोला जाता है, जो कि जैसे पौधे हो गए जो कि खाना बनाते हैं, तो ये ऑटोट्रोफ्स के द्वारा कितना फूड प्रोड्यूस किया जा रहा है, ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आता है। और इसी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम देखें तो सोलर एनर्जी फोटोसिंथेसिस पौधे जो भोजन बनाते हैं, इसको बोलते हैं ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन यही पौधे रेस्पिरेशन के द्वारा कुछ एनर्जी यूज करते हैं अपने सेलुलर वर्क के लिए। तो इसी जीपीपी में से, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से, अगर हम रेस्पिरेशन को माइनस कर देते हैं तो जो एनर्जी स्टोर्ड होती है बायोमास, ये निकल के आती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बराबर ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो सकल प्राथमिक उत्पादकता है, और उसमें से रेस्पिरेशन में जो एनर्जी खर्च होती है उसको माइनस कर देते हैं तो निकल के आ जाती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और अगर हम बात करें इकोसिस्टम की, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो ये प्रोडक्टिविटी का जो क्रम चलता है वो चलता है, सबसे पहले स्वाम्प्स, स्वाम्प्स के बाद क्या आ जाती है, मार्शेज, फिर आ जाते हैं ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इनमें सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी उत्पादकता होती है। उसके बाद आ जाते हैं उष्ण कटिबंधी उप उष्ण, जो टेम्परेट जिनको बोला जाता है उप उष्ण फॉरेस्ट, और उसके बाद आ जाते हैं टेगा, नॉर्दर्न कॉनिफेरस फॉरेस्ट। उसके बाद मान लीजिए सवाना आ गया, एग्रीकल्चर जो खेती की भूमि, एग्रीकल्चर लैंड आ गई, उसके बाद झाड़ियां आ गई, श्रब आ गई, और फाइनली अगर धीरे धीरे ग्रास लैंड आ गया, और फिर फाइनली जो है डेजर्ट आ गया, रेगिस्तान, इसमें सबसे कम प्रोडक्टिविटी होती है। एक्वेटिक अगर सिस्टम की बात करें, एक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है एस्चुरीज में, और उसके बाद होती है झीलों में, लेक्स में, स्ट्रीम में, कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ होते हैं इनमें, और सबसे कम जो प्रोडक्टिविटी होती है वो होती है ओपन ओशियन में, सबसे लीस्ट प्रोडक्टिविटी। तो अगर हम इसको देखें इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या होगा, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में, शुरू से शुरू करें। अब अगर आप स्टेटमेंट देखें, कॉमन सेंस से भी हो जाएगा सही। महासागर, झील, घास स्थल, मैंग्रोव। सबसे पहली चीज ये अभी देखिए कि दो स्टेटमेंट ऐसे हैं जिनमें मैंग्रोव की बात की गई है, और आपको इतना बेसिक अंदाजा होना चाहिए कि मैंग्रोव सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाली स्थान है, इकोसिस्टम है मैंग्रोव, इसीलिए मैंग्रोव को बचाने की इतनी बात की जाती है। नॉर्मल कॉमन सेंस है, तो दो स्टेटमेंट आपके यहाँ से तो खत्म हो जाते हैं, बचते हैं दो स्टेटमेंट, मैंग्रोव
ओशियन ग्रासलैंड लेक्स, मैंग्रोव महासागर घासतल झील। और दूसरा है मैंग्रोव ग्रासलैंड लेक्स ओशियंस। तो मैंग्रोव की बात करें तो मैंग्रोव के बाद महासागर, महासागर ओपन ओशियन को हम खत्म कर सकते हैं, सबसे लीस्ट ऑफ। उसके बाद बचता है केवल एक ही स्टेटमेंट, वो है मैंग्रोव, कांस्य झील और महासागर। क्योंकि मैंग्रोव के बाद जो कम होता है वो ग्रासलैंड में होता है, फिर लेक्स में होता है और ओशियंस में सबसे कम होता है। बिल्कुल ओपन ओशियन में सबसे कम प्रोडक्टिविटी, लीस्ट प्रोडक्टिविटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टूर बंडिंग के बारे में। कॉन्टूर बंडिंग इज ए मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि। परिरेखा बंधन विधि भू संरक्षण की कहाँ के लिए प्रयोग होता है? इसमें चार ऑप्शन दिए गए। एक है प्रबल प्रपवन क्रिया के अधीन मरु उपांत, मतलब डेजर्ट मार्जिन होते हैं, यहाँ पर डेजर्ट है, डेजर्ट की तरफ जो विंड एक्शन होता है, हवाएं चलती है काफी ज्यादा, उसके लिए परिरेखा। तो अब नॉर्मल कॉमन सेंस है, किसी भी तरीके से आप डेजर्ट की मिट्टी को या उसको बांध सकते हो क्या, कितनी भी हवा चल रही हो? उसका ऑप्शन नहीं, ये नहीं होगा कि परिरेखा बंधन बंदी इस तरह से की जा सके। दूसरा है नदी प्रवाहों के सन्निकट का बाढ़ग्रस्त होने वाला निम्न समतल मैदान, लो फ्लैट प्लेन्स क्लोज टू स्ट्रीम कोर्स लाइबल टू, जो फ्लडिंग के लिए लाइबल होते हैं। और तीसरा है एप तरंग के बढ़कर फैलने की संभावना से युक्त गुल्म भूमि, स्क्रबलैंड लाइबल टू स्प्रेड ऑफ बीड ग्रोथ। फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका अगर आप देखें तो ये स्टेटमेंट देने का कारण भी यही था, ये अपने आप में एक सिग्नल है कि ये इसमें कुछ तो गलत हो सकता है। जो ये काउंटर बंडिंग की बात की जाती है, और काउंटर बंडिंग इतना कोई ये नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन में आता है, क्योंकि ये सुनने में पढ़ने में आपको पचासों बार आया होगा। काउंटर बंडिंग, काउंटर बंडिंग किया जाता है कहाँ पर? जो हिली एरियाज होते हैं, जहाँ पर पानी रुकता नहीं है, वहां पर एक तरीके से अगर पहाड़ पे ही देखें तो काउंटर बंडिंग कर दी जाती है इस तरीके से, ताकि जो पानी है वो रोका जा सके और जो प्रोड्यूस किया जा रहा है वो किया जा सके। तो सोइल वाटर कंजर्वेशन किया जाता है हिली एरियाज में, जहाँ पे क्या किया जाता है, एक तरह की दीवार बनाई जाती है, अर्दन एम्बैंकमेंट्स बनाए जाते हैं चारों तरफ, ताकि जो स्लोप होता है स्लोप के चारों तरफ, ताकि पानी कम बहे और बह के निकल नहीं जाए, रन ऑफ वाटर कम हो, इसके लिए इस तरह से काउंटर बंडिंग की जाती है। ये देख पा रहे होंगे आप। तो ऐसे में इसका जो आंसर है वो है डी एक्चुअली। काउंटर बंडिंग इस तरह से होती है। एक होता है शेल्टर बेल्ट, जिसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। ये शेल्टर बेल्ट कहाँ किया जाता है? ये एक तरीके के पेड़, झाड़ियां, श्रब्स जो होते हैं, ट्रीज श्रब्स, इनको लगाया जाता है कहाँ पर? विंडी एरिया में, जो हवादार जो रीजन की बात की जा रही है, शेल्टर बेल्ट। तो ये डेजर्ट वाले रीजन में उधर की तरफ लगाया जाता है शेल्टर बेल्ट, ताकि उनको फील्ड को शील्ड शील्ड किया जा सके। एक होता है टेरेसिंग, और टेरेसिंग भी स्लोपी एरियाज में किया जाता है। इसी तरह का एक होता है मिक्स क्रॉपिंग, जिसको कहते हैं क्रॉप रोटेशन या मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग ये किया जाता है सोइल कंजर्वेशन के लिए, सोइल को कंजर्व किया, मिट्टी को कंजर्व किया जाए, संरक्षण किया जाए, न्यूट्रिएंट का जो इरोजन होता है मिनरल्स का, उनको प्रिवेंट किया जाए, रोका जाए, इस तरह से उसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 25, वो है मेनली पैसा से रिलेटेड। द गवर्नमेंट इनेक्टेड द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट इन 1996। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत के विस्तार के लिए पैसा अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। इसमें से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? मतलब इनमें से कोई एक ए है जो पैसा अधिनियम के उद्देश्य तो कम से कम नहीं। अगर हम पैसा अधिनियम की ही बात करें, पैसा एक्ट की, तो जो पैसा एक्ट है ये आया 1996 में। पैसा एक्ट किस लिए आया था? क्योंकि अगर आपको पता हो, पार्ट 9, जिसमें आर्टिकल है 243 से लेकर 243 जेड टी तक, जिसमें कहा गया है कि पंचायतों का, म्यूनिसिपालिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की गई है। और यही प्रोविजन, जो पंचायतों का प्रोविजन है, इनको लागू करना था कौन से एरियाज में? जो कि शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल के प्रोविजन वाले शेड्यूल एरियाज है, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं स्टेट्स में, उनके लिए। तो फिफ्थ शेड्यूल के तहत आते हैं ये 244। तो 244(1) में कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद में, कि फिफ्थ शेड्यूल के जो प्रोविजन है, जो शेड्यूल एरिया, सब शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं स्टेट्स में, उन पे लागू होंगे। अब वो कौन होंगे? तो उसी लिए पंचायत के जो अधिकार थे इन एरियाज को, इन शेड्यूल ट्राइब्स को, इनको ट्राइब्स को और इन शेड्यूल एरियाज में लागू हो, इसके लिए पैसा एक्ट लाया गया, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एक्ट। पंचायत का एक्सटेंशन किया जाएगा शेड्यूल एरियाज में, उसके लिए एक्ट लाया गया था। और ये मेनली लाया गया था सेल्फ गवर्नेंस के लिए। अब जब पंचायत की जहां बात होगी, पंचायत का एक्सटेंशन करना है, तो पंचायत में सबसे बड़ी चीज क्या है? ग्राम सभा, जो कि वहां की मेन काम करती है।
तो उसके लिए पंचायत के एक्सटेंशन के लिए ये लाया गया था, जो कि सेल्फ गवर्नेंस की बात करेगी, डेवलपमेंट प्लान्स की बात करेगी ग्राम सभा। उसी के लिए ये मेनली लाया गया था। और अगर आप देखें तो जो फिफ्थ शेड्यूल एरियाज है, फिफ्थ शेड्यूल जो एरियाज है, अब पूरे देश में नहीं है फिफ्थ शेड्यूल एरिया, कहाँ कहाँ लागू होते हैं, वो है केवल 10 स्टेट्स में। 10 स्टेट्स कौन कौन सी है? पहली है हिमाचल प्रदेश, दूसरी है राजस्थान, अगर इधर से सीधा चले राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। और फिर इधर है गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, ये 10 स्टेट हैं जिनमें शेड्यूल एरियाज नोटिफाइड हैं ऑलरेडी। अब क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन पहली क्या है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा इनमें एक उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है। पहला है स्वशासन प्रदान करना, सेल्फ गवर्नेंस की बात की गई, ये तो है, ये तो एक कारण है। रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट्स, ऑब्वियस ये बात है, उनके ट्रेडिशनल राइट है, इसीलिए तो वो शेड्यूल एरियाज में शेड्यूल ट्राइब्स के रूप में मान्यता उनको प्राप्त है। उनके ट्रेडिशनल राइट को तो मान्यता देनी है। तीसरा है जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन इन ट्राइबल एरिया। इस तरह की कोई बात नहीं है, जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना बिल्कुल सही है। इसका आंसर निकल के आएगा सी। अब मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर आपने पॉलिटी को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये ऑटोनोमस रीजन जो ट्राइबल एरियाज की बात की जाती है, ये बात किसकी है? ये बात है सिक्स शेड्यूल की। सिक्स शेड्यूल में जो शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स की बात की गई है स्टेट्स में, उसके लिए कहा गया है कि फिफ्थ शेड्यूल के प्रोविजन उन पे लागू होंगे। लेकिन सिक्स शेड्यूल के प्रोविजन कहाँ लागू होते हैं? केवल 4 स्टेट में। वो स्टेट कौन सी है? एएम टीएम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इनमें फिफ्थ शेड्यूल के रूल लागू नहीं होते इन 4 स्टेट में, इनमें सिक्स शेड्यूल के रूल लागू होते हैं। और इसमें कहा गया है कि इनकी ऑटोनोमस रीजन बनाया जाएगा। ऑटोनोमस, इसमें कई सारे प्रावधान है। एक ऑटोनोमस रीजन बनाया जाएगा, इसके अंदर ऑटोनोमस काउंसिल बनेगी, रीजनल काउंसिल बनेगी, रीजन की काउंसिल बनेगी, जो कि निर्णय लेगी वहां पर क्या किस तरह से प्रशासन काम करेगा उस चीज को लेके। तो ये जो जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करने की बात है, ये आता है सिक्स शेड्यूल में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए, एएम टीएम के लिए। तो इसका जो सही आंसर निकल के आएगा वो ये है, 25 का। और ये क्वेश्चन लाया गया था, उसका कारण था, आपको शायद पता नहीं होगा। अक्टूबर 3 2012 की ये न्यूज है। जन सत्याग्रह 50,000 पीपल टू बिगिन मार्च फ्रॉम ग्वालियर टू दिल्ली। तो ये जन सत्याग्रह शुरू हुआ था अक्टूबर 2012 के आसपास, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, और दिसंबर, जनवरी 2013 तक चलता रहा। 2013 में ही एग्जाम था। तो ये नॉन वायलेंट मार्च था, अहिंसक आंदोलन था। और एकता परिषद, एक संस्था है एकता परिषद, उसके द्वारा ये शुरू किया गया था। इसमें इनका काम क्या था? ग्वालियर से दिल्ली तक जाना था इनको मार्च करते हुए। और ये इनकी डिमांड क्या थी कि नेशनल जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है उसको बनाया जाए, नया लैंड रिफॉर्म, जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है उसको बनाया जाए, उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन किया जाए और मॉनिटरिंग की जाए, किसको जमीन दी जा रही है, उनको जिनको लैंड एक्विजिशन की जा रही है उनको लिवलीहुड रिसोर्सेज दी जा रही, आजीविका के साधन दिए जा रहे नहीं जा रहे, जो मार्जिनलाइज लोग हैं जिनके पास जमीनें नहीं है, होमलेस हैं, उनका कैसे ध्यान रखा जा रहा है। और साथ ही इन्होंने ही एक डिमांड रखी थी कि पैसा जो एक्ट है ट्राइबल एरियाज में, इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए फिफ्थ शेड्यूल के अंतर्गत। और इन्हीं जन सत्याग्रह को जब ये दिल्ली जा रहा था ग्वालियर से, तो आगरा में एग्रीमेंट हुआ था किसके बीच में? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, भारत सरकार की मिनिस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जिसके उस टाइम मंत्री थे श्री जयराम रमेश, उनके बीच में, मिनिस्ट्री के बीच में, और एकता परिषद के बीच में, एकता परिषद के बीच में, इन दोनों के बीच में आगरा में एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें सरकार ये डिमांड की मानती है कि हम नेशनल लैंड रिफॉर्म पॉलिसी लाएंगे नहीं, और पैसा को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसीलिए ये क्वेश्चन पैसा पे पूछा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 26, जिसमें कहा गया अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? सिंपल से गणित है। एक फॉरेस्ट राइट एक्ट है, एफआरए, जिसको कहा जाता है शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ये जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, शब्दों को ढंग से पढ़ा करो, ये शब्दों को पढ़ने का, क्योंकि जब आप एक आईएएस बनोगे तो तब भी आपका काम क्या होगा? फाइल पढ़ने का। दिन भर आपको फाइलें दी जाएंगी, बहुत सारी फाइलें दी जाएंगी, दिन में आपको नोटिंग करनी होगी, कुछ काम करना होगा, उनको देखना होगा। आपको क्या करना है? क्यों इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं? कभी इस तरह के बारे में सोचा है? क्योंकि वो जो फाइलें आपको पढ़ने को दी जाएगी, तो एज ए आईएएस आपको इतना इंटेलिजेंट होना है कि आप बिटवीन द लाइन पढ़ सकें, उन वर्डों के बीच में देख सकें जो फाइल में नहीं लिखे गए हैं, या किसी तरह के, क्योंकि आपको कोई
किसी एक कॉमन आदमी को गुमराह कर देता, ठीक है, आपको गुमराह करने का मतलब है स्टेट को गुमराह करना, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको गुमराह कर दे तो स्टेट को गुमराह कर रहा है एज एन आईएएस को गुमराह करने के बाद। तो इसलिए मैं आप गुमराह नहीं हो, आप फाइल को, नोटिंग को, ये बिटवीन द लाइंस क्या कहा जा रहा है इसको पढ़ पाए, इसके लिए इस तरह की चीजें बनाई जाती है ताकि आप इसको समझें। अब अगर इसको देखें आप, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट, ये एक्ट जब बना होगा तो इसका नाम इस तरह से क्यों रखा? इसमें से कहा गया शेड्यूल्ड ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति है, और जो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जो अन्य पारंपरिक वनवासी हैं, इनके राइट्स को मान्यता देने के लिए रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट, इनका जो फॉरेस्ट के राइट है, इनके खुद के जंगल की जंगली अधिकार है, जंगल के अधिकार है, क्योंकि जंगल में रहते हैं, ट्रेडिशनल राइट है, इनके पारंपरिक अधिकार है, उसको मान्यता देने के लिए 2006 में ये कानून बनता है। ठीक है सर। अब अगर इसके बैकग्राउंड में जाएं कि अगर इसका मतलब है कि मान्यता नहीं मिली हुई थी इसीलिए कानून है, तो मान्यता कब नहीं मिली हुई थी? तो फॉरेस्ट में जब ब्रिटिशर्स के टाइम से अगर देखा जाए तो 1865 में एक फॉरेस्ट राइट एक्ट आया था, 1894 में एक एक्ट आया था, 1927 में एक एक्ट आया था। ब्रिटिशर्स इन एक्ट को लाए थे तो ब्रिटिशर्स की भावना क्या रही होगी? सिंपल सी गणित है उनकी भावना, ये तो ये नहीं कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स है उनका भला करना, शेड्यूल ट्राइब का भला करना, उनका डेवलपमेंट करना है, उनको अपने रिसोर्सेज चाहिए थे, सिर्फ इसीलिए वो एक्ट लाए गए थे। तो इसी के बाद जब हम आजाद हो गए और उसके काफी टाइम बाद ये फॉरेस्ट राइट एक्ट लाया गया, ताकि जो शेड्यूल ट्राइब हैं और जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलर्स हैं उनके अधिकारों को मान्यता दी जा सके। अब उसके लिए एक क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें जो अथॉरिटी होगा जो इस प्रोसेस को डिटरमाइन करेगा कि क्या राइट है, कौन डिसाइड करेगा कि क्या राइट है? राज्य का वन विभाग डिसाइड करेगा, जिला कलेक्टर डिसाइड करेंगे, तहसीलदार डिसाइड करेंगे। ये तीनों हैं ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम जो स्टेट के अंतर्गत आते हैं। इसमें केवल एक ही है जो ओड वन आउट है, ग्राम सभा। ग्राम सभा किन से बनती है? उसी गांव के लोगों से। उस गांव के लोगों में कौन आएंगे? वही लोग आएंगे जो कि वो अनुसूचित जनजाति के हैं, पारंपरिक वनवासी हैं, और वही निर्धारित कर सकते हैं कि कौन से कम्युनिटी राइट है, कौन से इंडिविजुअल राइट है। तो इसका जो सही आंसर निकल के आया कॉमन सेंस से भी वो ग्राम सभा निकल के आता है। बाकी अगर पढ़ा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसका कारण था पूछने का, ये देख लीजिए आप, अप्रैल 18 2013। और ये केवल अप्रैल की न्यूज नहीं है, ये काफी टाइम से चल रही थी, नियामगिरी माइनिंग वाला। नियामगिरी माइनिंग, नियामगिरी उड़ीसा में जगह है जहाँ पे ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स, फॉरेस्ट ट्राइबल एरिया में माइनिंग की बात चल रही थी, और उसी को लेके वेदांता ग्रुप का ये माइनिंग का गेम था, प्रोजेक्ट था नियामगिरी माइनिंग का। और इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, काफी विरोध हुआ था यहाँ पर, और सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता को कहा था कि वो ग्राम सभा का नोड लेके आए नियामगिरी माइनिंग के लिए, कि आपको माइनिंग करनी है तो ग्राम सभा का नोड, ग्राम सभा की परमिशन लेके आए तो ही माइनिंग कर पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का था। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया, और सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया था कि कौन प्राधिकारी होगा। अगर न्यूज़पेपर की हेडलाइन भी अगर पढ़ी होगी ना तो आंसर सही हो जाता है। यूपीएससी कभी भी हेडलाइन से अंदर नहीं घुसता, अगर आपने हेडलाइन पढ़ी होगी, क्योंकि जब आप आईएएस बन जाओगे तो आपको डेली न्यूज़पेपर 2 घंटे हिंदू पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। आप केवल एक हेडलाइन पढ़ोगे और समझ जाओगे कि चीजें क्या चल रही है दुनिया में, कहीं भी, या देश में, या राज्य में। कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है तो हो सकता है आप पढ़ लो अंदर। तो यूपीएससी यही चाहता है, न्यूज़पेपर इस तरह से तो पढ़ो कि आप कम से कम हेडलाइन से ही समझ पाओ कि हो क्या रहा है, और हेडलाइन का ही गेम है, उसी से क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी कई बार। 27 क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, improper handling and storage of cereal grains and oilseed result in the production of toxin known as aflatoxin which are not generally stored by normal cooking process. Aflatoxin are produced by, चार ऑप्शन दिए, कि जो हम अनाज और तिलहन के जो भंडारण रखते हैं घर में, हम अनाजों को भंडार करके रखते हैं ड्रमों में और किसी तरीके से, तो इनका जब हम अनुपयुक्त रखाव करते हैं, इनको ढंग से नहीं रखते हैं, दवाई वगैरह नहीं लगाते हैं, जैसे आपने घर में भी देखा होगा अपने में, तो इनका जो भंडारण इस तरह से हम करते हैं तो उसके कारण आविष्ट टॉक्सिन का उत्पादन हो जाता है, जिसको अफ्लाटॉक्सिन बोला जाता है। और ये अफ्लाटॉक्सिन क्या होता है कि जब हम खाना भी बनाते हैं कई बार, तो उसके बावजूद भोजन बनाने की प्रक्रिया में या किसी भी तरीके से नष्ट नहीं होते, और ये फिर शरीर में पहुंचते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसमें पूछा गया है जो अफ्लाटॉक्सिन है किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, वायरस, मोल्ड्स। इसका जो सही आंसर है वो है फफूंदी। ये जो फफूंदी लग जाती है, मोल्ड्स जो होते हैं, फंजी जिसको बोलते हैं, इसके कारण ये अफ्लाटॉक्सिन बनते हैं। और ये अफ्लाटॉक्सिन क्या होता है? ये एक पॉइजनस, जिसको जहरीला बोल सकते हैं, और कार्सिनोजेंस भी है, जो कि कैंसर का भी कारण बनता है, मोल्ड्स के द्वारा होता है। और ये लगभग हर तरह की क्रॉप में, एनी क्रॉप, किसी भी फूड पे ये आ सकता है, और ये इसको जब प्रोसेस किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, तब भी ये नष्ट नहीं होता, नुकसान करता है। तो ये काफी न्यूज में था अफ्लाटॉक्सिन, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। ये 2 जनवरी 2013 की न्यूज है, ईयू में बैन इंडियन ग्राउंडनट इंपोर्ट्स ड्यू टू अफ्लाटॉक्सिन। और कई बार न्यूज में रहता है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था अफ्लाटॉक्सिन के बारे में। और अफ्लाटॉक्सिन फफूंदी से होता है। कई बार हम ड्रम वगैरह में जब घरों में भंडारण करते हैं कि अनाज का, किसी चीज का, और दवाई वगैरह नहीं रखते हैं या किसी तरह से उनको सही उपयुक्त रख रखाव नहीं रखते हैं, तो फफूंदी आ जाती है। इसी फफूंदी से प्रोड्यूस होता है अफ्लाटॉक्सिन। नेक्स्ट,
जो क्वेश्चन है 28, इसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? इकोनॉमिक जस्टिस की बात किसमें की गई है? आर्थिक न्याय क्या होता है? न्याय तीन तरह का हो सकता है। आर्थिक न्याय हो सकता है, इकोनॉमिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस हो सकता है, सोशल जस्टिस हो सकता है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, हर तरह का न्याय हो सकता है। अब इसमें बोला गया आर्थिक न्याय भारतीय संविधान के उद्देश्य रूप में किस में डाला गया है? पहला दिया गया है प्रेम्बल, उद्देशिका और मूल अधिकार। उद्देशिका में तो बिल्कुल दिया गया है, सही बात है, लेकिन मूल अधिकार की हम बात करें फंडामेंटल राइट की, तो फंडामेंटल राइट्स इकोनॉमिक जस्टिस के लिए नहीं है। फंडामेंटल राइट्स है समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ये पॉलिटिकल राइट्स हैं। तो ये पॉलिटिकल जस्टिस की बात है, राजनीतिक न्याय की बात है, ना कि आर्थिक न्याय की। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि मूल अधिकार नहीं है। दूसरा है उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये एक हो सकता है। मूल अधिकार, दोबारा से आगे मूल अधिकार यहाँ से गलत कर दीजिए। अब ऑप्शन बचते हैं दो, बी और डी। उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी और प्रियम्बल। प्रियम्बल में तो बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय न्याय प्राप्त करने के लिए, जैसे कि आप देखें, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इसमें तो दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, साफ ही लिखा हुआ है। लेकिन रही बात डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी में ऐसा कहीं साफ लिखा हुआ नहीं है आर्थिक न्याय के लिए बात। लेकिन अगर आप डीपीएसपी देखें तो आपको पता लगेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है कि इनकम, इनकम स्टेटस और जो असमानता, इनइक्वलिटीज है, इनको हम कम किया जाएगा। जो इनकम की, स्टेटस की जो इनइक्वलिटीज को कम किया जाएगा। आर्टिकल 39 में, जो डीपीएसपी में, उसमें कहा गया है कि जो आजीविका के साधन हैं उनको बढ़ाया जाएगा। एक जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अगर समान कार्य कर रहे हो समान पे मिलेगा उसके लिए आपको। और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन का जमाव को हमको रोकना है, स्टेट को रोकना है, स्टेट के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो ये किसके लिए दिए गए? अगर वेल्थ कंसंट्रेशन होता है, आर्थिक न्याय नहीं पा रहा, सबको बराबर नहीं मिल पा रहा, इसके लिए ये 39 में कहा गया है। इसी तरह से 41 में कहा गया है राइट टू वर्क होना चाहिए, राइट टू वर्क मिलना चाहिए। साथ ही 43 में कहा गया है लिविंग वेज एंड अपॉर्चुनिटी टू वर्क, की लिविंग वेज की बात की गई है कि मजदूरी, प्रॉपर मजदूरी मिलनी चाहिए, एक न्यायपूर्ण मजदूरी मिलनी चाहिए और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए काम करने की। तो ये सारी बात डीपीएसपी में कही गई है। तो ये आर्थिक न्याय की बात की गई डीपीएसपी में, इसलिए सही जो आंसर होता है वो निकल के आता है उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ड्यू टू इम्प्रॉपर इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल ऑफ ओल्ड एंड यूज कंप्यूटर। जो पुराने और यूज किए हुए कंप्यूटर, उनके पुर्जे होते हैं, इनको अव्यवस्थित जो इनका निपटान किया जाता है, इनको रिसाइकलिंग ढंग से नहीं की जाए इनकी, तो इसके कारण कुछ टॉक्सिन्स रिलीज हो सकते हैं ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में, जिनको ई वेस्ट बोलते हैं। अब इसमें 7 दे दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यूपीएससी का एक सिंपल सा फंडा है, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना कम कर, उतना हल्का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, जितना बड़ा उसको बना दिया जाएगा, और कंफ्यूजन उसमें भरमार। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बड़ा बना दिया है। 7 दे दिए, 7 की जगह 3 और दे देते, 10 दे देते पूरा, लेकिन कंफ्यूजन दबा के। बेरिमियम भी हो सकता है, कैडमियम भी हो सकता है, इसी तरह के ऑप्शन भी दे दिए। जब बहुत बड़ा क्वेश्चन इजी होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पजल होगी, क्योंकि कंफ्यूजन खूब होगा। और यूपीएससी कंफ्यूज करता है, एट द सेम टाइम ये आपको परेशान करता है। वो चेक करना चाहता है कि आप क्या वो देख पा रहे हो जो यूपीएससी चाह रहा है, क्या वो बिटवीन द लाइन, बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, हेप्टाक्लोर, पारद, सीसा, प्लूटोनियम। अगर कभी कहीं न्यूज पड़ी होती, क्यों पूछा गया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए। मई 1 2012 ई वेस्ट डिस्पोजल रूल्स कम इनटू फोर्स। ई वेस्ट के लिए मैनेजमेंट और हैंडलिंग रूल्स आए थे 2011 में। ठीक है, और इसके लिए रूल्स बने गए। ठीक है, और ये रूल्स बने, इसमें कहा गया कि जो ई वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट है, इसको रिसाइकिल करने का काम, इसको मैनेजमेंट करने का काम, इसको मैनेजमेंट के रख रखाव का काम किसका होगा? ये किसके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई इस रूल्स के तहत? जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोसेसर है, जो प्रोसेस कर रहे हैं इसको, जो इससे कमा रहे हैं किसी तरीके से, जो इस प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं, इनके ऊपर। और इसको नाम दिया गया ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो उत्पादक करता है, उत्पादन करता है, उसकी ही जिम्मेदारी होगी। इसको एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी कहा गया है कि ई वेस्ट का मैनेजमेंट करने की। ठीक है, और ये 1 मई 2012 से फोर्स होते हैं। 1 मई 2012 से ये प्रक्रिया में आते हैं।
इसमें से किसी चीज पे ये ईवेस्ट रूल लागू लागू नहीं थे, जैसे कि लीड, जो लेड की शीशे की जो बैटरीज होती है, लीड एसिड बैटरीज होती है, उन पे लागू नहीं थे। कुछ रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं, उन पे लागू नहीं थे। एमएसएमई का जो कुछ एमएसएमई यूनिट्स हैं, उन पे एमएसएमई का एक्ट लगता है, तो उस पे लागू नहीं थे। इस तरह से इन पे लागू नहीं थे, बाकी और ऑलमोस्ट ई वेस्ट पे सब पे लागू थे। और ये कई तरह के ई वेस्ट किस तरह, कई तरह की चीज निकालता है। लेकिन साथ ही एक न्यूज और थी उसी समय पे, जुलाई 26 2012, 2013 में आपका पेपर था। 2012 मई में एक न्यूज आई थी ई वेस्ट के बारे में, और 2013 में एक न्यूज है जुलाई में 2012 में ही। वो है इंडिया टू यूज प्लूटोनियम रिएक्टर इन 2 years। एटॉमिक एनर्जी कमीशन का ये बयान था कि प्लूटोनियम रिएक्टर का हम यूज करेंगे इन 2 years, 2 साल के अंदर। अगर कभी न्यूज़पेपर पढ़ा होता तो प्लूटोनियम का आपको पता होता, उस समय जिसने भी न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, प्लूटोनियम के बारे में थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा कि प्लूटोनियम क्या है। तो प्लूटोनियम की अगर बात की जाए, तो प्लूटोनियम जो है एक रेडियो एक्टिव केमिकल एलिमेंट है, ठीक है, जो कि काम करता है एनर्जी के लिए। जो रिएक्टर बनाए जाते हैं प्लूटोनियम के, बेरियम, कैडमियम, क्रोमियम, हेप्टाक्लोर, पारा, सीसा, इसमें से आप कितनों को एलिमिनेट करोगे, कितनों को नहीं जानोगे। लेकिन अगर आप प्लूटोनियम के बारे में थोड़ा भी पता है आपको कि प्लूटोनियम ई वेस्ट के द्वारा नहीं निकलता है, ये प्लूटोनियम प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव केमिकल एलिमेंट है, जिसका एक अलग यूज है। तो आप प्लूटोनियम कहाँ दिया हुआ है, एग्जामिनर ने प्लूटोनियम 7 7 7, और जब आपको पता है कि प्लूटोनियम नहीं है, तो आंसर है 1 2 3 5 6। 1 2 3 5 6। हेप्टाक्लोर एक अलग चीज है, इसीलिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की बात की जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अच्छा इसी तरह से 2019 में, ये 2013 का हम पेपर देख रहे थे, ये इसलिए लिख दिया। 2019 में भी एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर 2013 का पेपर 19 में जो जिसने ये पेपर दिया होगा, 2013 का पेपर ढंग से पढ़ा होगा, तो उसको पता होगा। इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, इस पर भी हमने चर्चा की थोड़ी देर पहले। भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व आरंभ किया गया था? कौन से कानून से चालू किया गया था? पहला है जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हस्तन नियम 1998, पुनर्चक्रित प्लास्टिक निर्माण उपयोग नियम 1999, ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 2011, और खाद्य सुरक्षा मानक विनियम 2011। अभी अभी हमने बात करी है किसके बारे में, ई वेस्ट के बारे में, ई अपशिष्ट के बारे में, जिसमें ये शुरू किया गया था एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ईपीआर। और 2019 में यूपीएससी ने सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया कि ईपीआर किस में है, कौन से एक्ट के तहत लाया गया। सी आंसर इसका। लास्ट जो क्वेश्चन है आज के सेशन का, वो है अम्ल वर्षा के बारे में, एसिड रेन के बारे में, कि एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट। अब ये पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा एसिड रेन होता है, ये सच्चाई है, लेकिन कौन से पोल्यूशन के द्वारा? CO2 नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर। इसका जो सही आंसर है वो है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। जो इंडस्ट्रीज से ह्यूमन से सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं, वो ऊपर जाके CO2 के साथ और H2O के साथ क्रिया करते हैं, और एसिड रेन के रूप में धरती पर वापिस आते हैं। तो ये एसिड रेन का जो कारण बनते हैं वो है नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इस तरह से आज की चर्चा हमारी समाप्त हुई। देखते रहिए अनलॉक जीएस एकेडमी को, और फिल्म्स का ब्रह्मास्त्र सीरीज को देखिए। कोई कमेंट हो आपके, सुझाव दीजिए, और किसी तरह की कोई भी क्यूरी हो प्लीज पूछिए, ताकि हम आपकी मदद कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।